दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से अमेरिकी इंजनों के इश्यूज के वजह से भारत को काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन है वो भी इन इंजनों के डिले के वजह से डिले हो चुका है। इवन अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए भी भारत अमेरिकी इंजनों का ही चुनाव किया है और ऐसे में अगर अमेरिका फिर से इन इंजनों को लेकर कोई इशू क्रिएट करता है तो इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन भी बाधित होगा। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत कब तक अपना इंजन को बनाएगा और कब तक इंजनों के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर करेगा। हालांकि दोस्तों भारत के तरफ से AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए एक इंजन के डेवलपमेंट का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये भी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के अंतर्गत। पर वहीं पे दोस्तों संपूर्ण 100% इंडिजीनियस इंजनों के लिए भी भारत की तरफ से प्रयास शुरू कर दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन कावेरी इंजन या फिर कहते तो कावेरी 2.0 के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के तरफ से अपनी तैयारी कर लिया गया है। और दोस्तों ये जो कावेरी 2.0 है ये असल में अगर किसी एक देश को सबसे बड़ा झटका देगा तो वो है अमेरिका। मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि कावेरी ड्राई इंजनों को लेके गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को जो सफलता मिला है, अब उसी सफलता का उपयोग करके गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के तरफ से कावेरी 2.0 के तहत एक नेक्स्ट जनरेशन कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट का प्रयास शुरू कर दिया गया है, जो कि भारत के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्टों के इंजनों के रिक्वायरमेंट तो पूरा करेगा ही, साथ में अमेरिकी F404 और F414 जैसे इंजनों का भी एक स्वदेशी रिप्लेसमेंट बनेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के तरफ से जो ड्राई कावेरी इंजनों को लेके सफलता मिला है, असल में वो 46 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है और इन इंजनों में अगर आफ्टरबर्नर सेक्शन का भी उपयोग किया जाता है तब भी इन इंजनों का जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो 73 से लेके 75 किलोन्यूटन तक ही मैक्सिमम होगा। पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का जो अल्टीमेट गोल है वो इन इंजनों को एक 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग इंजनों में कन्वर्ट करना है, ताकि तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट को एटलीस्ट पूरा किया जा सके। जबकि दोस्तों कावेरी इंजनों को लेके अगर प्रयास को देखा जाए तो ये आज से नहीं बल्कि 4 दशक से बन रहा था और कुछ ही समय पहले ही भारत को कावेरी इंजनों को लेके अपना पहला सफलता मिला और इस सफलता के बाद ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत अब अपने स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ चुका है और भारत को शायद स्वदेशी इंजनों को लेके ज्यादा इंतजार करना ना पड़े। हालांकि इसके अलावा कावेरी इंजनों को लेके और एक प्रयास चलाया जा रहा है जिसे कावेरी 2.0 या फिर कावेरी 2 कहा जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट असल में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कावेरी इंजनों के ड्राई थ्रस्ट को बढ़ा के करीब 55 से लेके 58 किलोन्यूटन तक करना चाहता है, जिससे कि इन इंजनों के आफ्टरबर्नर थ्रस्ट करीब 90 किलोन्यूटन हो। और दोस्तों अगर कावेरी 2.0 को डेवलप करने में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट सफल हो जाता है तो ये 84 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले F404 और 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले F414 जैसे इंजनों को रिप्लेस कर सकेगा। इवन दोस्तों इस तरीके के इंजन बनने से भारत ट्विन इंजन डिग वेज फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजनों के रिक्वायरमेंट से शुरू करके HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों के इंजनों के रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकेगा। हालांकि दोस्तों आप लोगों के मन में यह संदेह हो सकता है कि 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के रिक्वायरमेंट को किस तरीके से केवल मात्र 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि विदेशों में जिन इंजनों को तैयार किया जाता है वो भारत के कंडीशन में आने के बाद करीब 8 से 10% तक थ्रस्ट लूज करता है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो F404 इंजनों का थ्रस्ट कैपेबिलिटी 84 किलोन्यूटन का है वो भारत में आने के बाद अपने थ्रस्ट को लूज करके करीब 77 किलोन्यूटन तक ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और F414 इंजन मतलब 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो भारत में आने के बाद करीब 90 किलोन्यूटन तक ही रह जाता है। और इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर कावेरी 2.0 का डेवलपमेंट होता है तो ये तेजस मार्क 2, AMCA मार्क 1 और ट्विन इंजन डिग वेज फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F414 इंजनों को रिप्लेस कर सकेगा। और अगर कावेरी इंजनों के करंट वेरिएंटों के भी थ्रस्ट कैपेबिलिटी को और थोड़ा इंक्रीज किया जाता है और इससे 80 किलोन्यूटन तक किया जाता है तो ये आसानी से तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F404 इंजनों को भी रिप्लेस कर सकेगा। और शायद भारत इसी प्रयास के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं पे एक हाई थ्रस्ट इंजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ विदेशी कंपनियों के साथ भी बातचीत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा और ये इंजन AMCA मार्क 2 जैसे फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा। और दोस्तों ये जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत भारत अपने पास इंजनों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से शुरू करके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी रखना चाहता है, जिससे कि इंजनों के मामले में भारत अपने आप को 100% आत्मनिर्भर कर
सके। और वहीं पे अगर कावेरी इंजनों के कावेरी 2.0 के डेवलपमेंट को देखा जाए तो ये आने वाले समय में अमेरिकी इंजनों के ऊपर से भारत के डिपेंडेंसी को खाली खत्म ही नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका के जो ब्लैकमेलिंग का टैक्टिक्स है उससे भी भारत को सुरक्षित रखेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा स्वदेशी इंजनों को डेवलप करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के टेस्टिंग का भी एक बड़ा तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि डीआरडीओ ऑलरेडी अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को तैयार करके इंडियन एयरफोर्स को सौंप चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के एयरक्राफ्टों के लिए अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों का प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तो वहीं पे एयर टू एयर कॉम्बैट को और एनहेंस करने के लिए डीआरडीओ के तरफ से अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के भी तैयारी कर लिया गया है। इवन बताया ये भी जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर से डीआरडीओ के द्वारा अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के भी फुल फ्लेज ट्रायल को शुरू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अस्त्र मार्क 2 मिसाइल असल में अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के मुकाबले में अधिक ताकतवर और अधिक रेंज वाले मिसाइल होने वाला है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका रेंज करीब करीब 140 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर तक होगा। इवन डीआरडीओ के तरफ से ऑलरेडी इन मिसाइलों के कुछ इनिशियल डेवलपमेंट ट्रायल को शुरू किया गया है, जिनमें सेपरेशन ट्रायल से शुरू करके अनगाइडेड मोड में इसका टेस्ट, इवन डुअल पल्स मोटर का भी टेस्ट शामिल है। हालांकि अब तक अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के जितने भी टेस्ट को अंजाम दिया गया है वो केवल मात्र एक इनिशियल टेस्ट था और इसके जो एक्चुअल टेस्ट या फिर कहे तो फुल फ्लेज ट्रायल है वो नेक्स्ट ईयर तक मतलब साल 2025 तक शुरू किया जाएगा। और अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के सहारे असल में इंडियन एयरफोर्स अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी को 100 किलोमीटर से अधिक बढ़ा सकेगा, क्योंकि फिलहाल जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है वो करीब करीब 100 से 110 किलोमीटर दूर तक ही टारगेट को निशाना बना सकता है। वहीं पे दोस्तों एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि साल 2025 में इन मिसाइलों के फुल फ्लेज टेस्ट के बाद शायद साल 2026 से इन मिसाइलों के यूजर ट्रायल के लिए एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का शुरुआत भी कर दिया जाए। और दोस्तों ऐसा अगर होता है तो ये एक्सपेक्टेशन से काफी पहले इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल भी हो सकता है। अब दोस्तों ये जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है इसमें डुअल थ्रस्ट पल्स रॉकेट मोटर का ही उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का भी उपयोग किया गया है, जो कि टारगेटों को काफी बारीकी से पहचान करके उसका पीछा कर सकता है। इवन रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के पास केवल मात्र बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी ही नहीं रहेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इन मिसाइलों के सहारे विद इन विजुअल रेंज मतलब 20 किलोमीटर के रेंज के अंदर भी टारगेटों को निशाना बनाया जा सकेगा। मतलब ये क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के रूप में भी जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के डेवलपमेंट को इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़े माइलस्टोन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे भारत केवल मात्र एयर टू एयर मिसाइलों के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं करेगा, बल्कि इससे विदेशी कंपनियों के ऊपर मिसाइलों को लेकर जो डिपेंडेंसी है उसे भी कम किया जा सकेगा। फिलहाल भारत के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में रशियन, इजरायली और फ्रेंच ओरिजिन मिसाइल है। और दोस्तों इन मिसाइलों को स्वदेशी एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने के लिए कई तरीके के अनुमति का जहां पे आवश्यकता रहता है, तो वहीं पे भारत के पास काफी बड़े मात्रा में विदेशी एयरक्राफ्ट होने के वजह से स्वदेशी हथियारों को भी इनमें इंटीग्रेट करने के लिए भारत को कई सारे अनुमति का आवश्यकता पड़ता है। पर जिस तर्ज पे भारत के द्वारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में इंडिजिनियस हथियारों के इंटीग्रेशन के लिए भारत को ज्यादा इंतजार या फिर कहे तो ज्यादा अनुमति का जरूरत नहीं पड़ेगा। इवन अगर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के बेड़े को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी स्वदेशी विरूपक्ष रडारों के द्वारा अपग्रेड करने का तैयारी किया जा चुका और ये रडार लगने के बाद चाहे भारतीय मिसाइल हो या विदेशी मिसाइल किसी को भी लगाने के लिए और रशिया का अनुमति का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जबकि अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के बाद भारत के द्वारा अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइलों के ऊपर भी काम किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों को एक और ताकतवर सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट इंजनों से लैस किया जाएगा, जो मिसाइलों के रेंज को बढ़ा के करीब करीब 350 किलोमीटर तक करेगा। और खाली रेंज ही नहीं बढ़ेगा बल्कि इन रैमजेट इंजनों के सहारे मिसाइलों के रफ्तार में भी वृद्धि होगा। और रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इन मिसाइलों का उपयोग केवल मात्र एयर टू एयर कॉम्बैट में ही नहीं बल्कि एंटी एफएक्स और इवन एंटी एरियल रिफ्यूलर कॉम्बैट में भी किया जा सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के ट्रायल को क्या भारत के द्वारा साल 2025 तक संपूर्ण किया जा सकेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।